हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम एक बार आप एग्जाम से पहले 2011 से लेकर 2022 तक यूपी टेट एग्जाम में आए साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस आप हमको एक क्लास से करा दीजिए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसी वीक में हम एक बड़ी मैराथन क्लास रखने वाले हैं, जहाँ पे हम यूपी टेट पेपर 2 में आए 2011 से लेकर 2022 तक साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस हम एक ही क्लास में करने वाले हैं, ताकि एक बार आपका एग्जाम से पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन का फाइनल रिवीजन हो सके। बाकी आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बिल्कुल नए प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं और हर एक प्रश्न आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। हानिकारक लवणों का शरीर से निष्कासन, शरीर के ताप का नियंत्रण, शरीर से अनावश्यक जल का निष्कासन या फिर हानिकारक कीटाणुओं का निष्कासन। बताइए, जो गर्मी के मौसम में हमें पसीना निकलता है तो पसीना निकलने का जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी जो पसीना निकलता है ये हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट डालता है। तो देखिए, हानिकारक लवणों का शरीर से निष्कासन। पसीने में कुछ लवण तो निकलते हैं, नो डाउट। जो पसीना होता है, पसीने में बहुत सारे लवण जो होते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, लेकिन ये इसका मेन कार्य नहीं है। यानी लवण निकालना हमारी बॉडी से ये पसीने का मेन फंक्शन नहीं है। शरीर से अनावश्यक जल का निष्कासन, तो अनावश्यक जल ये हमको पसीने के माध्यम से नहीं निकालना होता, यानी निकलता है, वाटर लॉस होता है पसीने से, लेकिन ये इसका मेन फंक्शन नहीं है। जो मेन फंक्शन है पसीना निकलने का, यानी पसीना निकलने से जो मुख्य प्रभाव है हमारी बॉडी में पड़ता है वो क्या है, शरीर के तापमान का नियंत्रण। देखिए, जब भी गर्मी में शरीर से पसीना निकलता है ना, तो पसीना त्वचा से क्या होता है, वाष्पित होता है, इवेपोरेट होता है। पसीना क्या होता है, इवेपोरेट होता है। अब जब पसीना इवेपोरेट होता है तो शरीर की जो ऊष्मा होती है ना, उसको क्या करता है, अपने साथ ले जाता है। जितने भी टेम्परेचर होता है, हीट होता है, अपने साथ उसको ले जाता है, जिससे शरीर ठंडा होता है। यानी कुल मिला के जो पसीना है ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी तल का क्षेत्रफल आधा कर दें और उस पर लगने वाले बल को दोगुना कर दें, तब जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर 2 गुना हो जाएगा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो दाब का फॉर्मूला होता है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बल अपॉन जो जितना भी एरिया है ये क्या होता है, दाब का फॉर्मूला हो जाता है। जहाँ पे जो पी है, पी किसको बताता है, दाब को बताता है। एफ जो है ये क्या है, बल है। और ए क्या है, ए है क्षेत्रफल या फिर क्या है, एरिया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या बोला है कि जो बल है, बल को हम कितना कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, यानी 2F कर देते हैं। और जो एरिया है, एरिया को हम कितना कर देते हैं, आधा, यानी A/2 कर देते हैं। तो अब बताना है कि जो नया क्षेत्रफल है, सॉरी नया दाब है, नया दाब क्या होगा। तो नए दाब को हम एफ पी डैश से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी डैश से डिनोट कर देते हैं। अब पी डैश देखिए ऊपर क्या है, पी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे हम एफ की जगह पे क्या रख देंगे, नए दाब में जो फोर्स है उसको दुगना कर दिया गया है, यानी 2F रख देंगे। और एरिया की जगह पे क्या रख देंगे, A/2, यानी क्योंकि एरिया को क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2F इक्वल टू, ये नीचे का 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, A, यानी फाइनली ये क्या आ जाएगा, 4F अपॉन A। अब प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू यानी दाब इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P के बराबर, यानी P डैश बराबर क्या आ जाएगा, 4P। यानी कुल मिला के ये पता चल गया कि अगर हम बल को 2 गुना कर देते हैं और क्षेत्रफल को आधा कर देते हैं तो जो दाब होगा, दाब कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, आंख के उस दोष को जिससे नजदीक की चीज साफ दिखाई नहीं देती है क्या कहा जाता है। प्रेसबायोपिया कहा जाता है, एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है या फिर मायोपिया कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक एक हम ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेसमायोपिया। प्रेसमायोपिया क्या होता है, या फिर इसको जरा प्रेसबायोपिया या फिर इसको जरा दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो इस दृष्टि दोष में ना व्यक्ति को दूर का दिखता है और ना ही कहाँ का दिखता है, पास का। यानी दूर और पास का
दोनों का दिखाई नहीं देता है। ये मेनली कब होता है? जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, यानी 40 की उम्र के बाद, 40 वर्ष के बाद ये बीमारी देखने को मिलती है। ओल्ड एज में ये बीमारी देखने को मिलती है, जिसमें दूर और पास का दोनों तरीके का दिखाई नहीं देता है। तो अब इसका इलाज कैसे किया जाता है? तो प्रिस्मायोपिया या फिर जरा दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है बाईफोकल लेंस लगा के। कैसे किया जाता है? बाईफोकल लेंस, यानी जो द्विफोकसी लेंस होता है। द्विफोकसी लेंस में क्या होता है? इसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों होते हैं। जैसे ये एक लेंस है ना, तो ये दो भागों में बटा होता है। जो नीचे होता है, नीचे कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, और ऊपर कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस लगा होता है। तो ये क्या हो गया? प्रिस्मायोपिया हो गया। अब आ जाते हैं एस्टिग्मेटिज्म में। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो इमेज है ना, ये रेटिना पे कई जगह पे बन जाती है। जैसे रेटिना पे प्रतिबिंब बनती है, लेकिन यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म जिस व्यक्ति को बीमारी है, तो इसमें उसके रेटिना में कई जगह पे प्रतिबिंब बन जाती है। यानी जैसे यहाँ पे भी प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कॉर्निया होता है ना, उसका आकार कैसा होता है? जिगजैग, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब कॉर्निया टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से इसमें कई जगह पे प्रतिबिंब बन जाता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में विभेद नहीं कर पाता है। किसमें? वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या कर पाता है? विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। और एस्टिग्मेटिज्म के निवारण के लिए, यानी इसके इलाज के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बचा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। तो देखिए, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसको हम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, क्या बोला जाता है? दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है? तो इसमें क्या है कि पास का दिखाई नहीं देता है। ये जो दृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें नजदीक की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं, यानी इसमें पास की वस्तु तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक है, इसमें जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। जैसे मान लीजिए रेटिना यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा? रेटिना के पीछे बन जाएगा। और ये बीमारी जनरली कब देखने को मिलती है? मिडिल एज में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? मिडिल एज में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके इलाज के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके इलाज के लिए जो उत्तल लेंस है, किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं मायोपिया में। तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें दूर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन पास का दिखाई देता है। इसमें जो इमेज बनती है ना, वो रेटिना के पहले ही बन जाती है। मान लीजिए यहाँ पे रेटिना है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन जाएगी? उसके पहले बन जाएगी। और इसमें जो मायोपिया में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो लेंस जरूर पूछा जाता है, आप लेंस जरूर याद करके जाइएगा। प्रिस्मायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म में बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि किस दृष्टि दोष में नजदीक का नहीं दिखाई देता, तो अभी हमने पढ़ा है कि जो हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष है, इसमें पास का बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और दूर का क्या है? दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सजीवों का लक्षण नहीं है? प्रजनन, वातावरण के प्रति अनुक्रिया, ऊर्जा के लिए भोजन का पाचन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, सजीवों का लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, आप ये बताइए कि जो सजीव होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, वो कौन कौन सा लक्षण प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए, जो सजीव होंगे ना, सजीव क्या करेंगे? पोषण भी लेंगे। जो भी चीज़ें सजीव हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे जीव हो, एनिमल्स हो, वो सब क्या करेंगे? पोषण लेंगे, यानी भोजन प्राप्त करेंगे। दूसरा उनका लक्षण क्या है? रेस्पायरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया भी करेंगे। क्या करेंगे? श्वसन भी करेंगे। जितने भी सजीव हैं वो श्वसन भी करेंगे। वृद्धि भी सजीवों की एक लक्षण होती है। जितने भी सजीव होते हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट दर्शाते हैं। चौथा है कि वो मोशन भी करते हैं, यानी गति भी करते हैं, हिलते डुलते हैं, गति करते रहते हैं। उत्सर्जन भी सजीवों का एक लक्षण है। जितने भी सजीव हैं वो उत्सर्जन करेंगे। जैसे आप देखिए, लकड़ी की मेज क्या है? ये निर्जीव है, तो क्या ये उत्सर्जन करती है? नहीं। लेकिन जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे एनिमल्स हों, वो उत्सर्जन की क्रिया करेंगे। और सजीव हैं तो अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने के लिए प्रजनन की क्रिया भी करते हैं। और उसके अलावा लाइफ स्पैन यानी जन्म लेने से मृत्यु तक की ये सारी क्रिया उनकी क्या करती है? चलती रहती है। ठीक है, तो सजीव के कितने लक्षण होते हैं? पोषण भी
होता है, श्वसन भी होता है, वृद्धि भी होता है, मोशन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, प्रजनन। ये सारे क्या है, सजीवों के लक्षण हैं। अब यहाँ पे नहीं पूछा है तो देखिए प्रजनन क्या सजीवों का लक्षण है? बिल्कुल है। वातावरण के प्रति अनुक्रिया यानी वो रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन दर्शाएंगे तो बिल्कुल दर्शाएंगे। अनुक्रिया प्रतिक्रिया उनकी वातावरण के लिए रहेगी। ठीक है। ऊर्जा के लिए भोजन का पाचन, हाँ भोजन भी लेंगे और उसका पाचन भी करेंगे। ये क्या है, सारे सजीव के लक्षण हैं। यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है या फिर ऑक्सीजन है? बताइए, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इससे जो वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका मेन रीजन क्या है? तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जैसे सन है, तो सन से क्या है, किरणें आ रही हैं, ऊष्मा आ रही, किरण आ रही कहाँ तक, पृथ्वी तक। ठीक है। अब पृथ्वी में ऊष्मा एकत्रित हुई, यानी कुछ ऊष्मा यहाँ पे एकत्रित हुई। अब क्या है, पृथ्वी से जो और ऊष्मा होती है, कुछ ऊष्मा होती है, वो कहाँ वो वापस लौटती है, सन के पास लौटती है। लेकिन वायुमंडल में बहुत सारी ऐसे गैसें मौजूद होती हैं जो कि क्या करती हैं, ये जो ऊष्मा वापस लौट रही होती है ना सन के पास, उसको क्या करती हैं, ये नहीं पार होने देती हैं, रोक लेती हैं, इसको वापस नहीं जाने देती हैं। वापस कहाँ पे भेज देती हैं, इसको लौटा के पृथ्वी के पास भेज देती हैं। इसी की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, CO2 गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये बहुत सारी गतिविधियां जो मानव की गतिविधि होती हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल और डीजल ये जो जलाए जाते हैं, कारखानों के धुएं से, वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसकी अमाउंट बढ़ जाएगा तो इसमें एक क्वालिटी होती है कि ये क्या करती है, जो हीट है, जो ऊष्मा है ना, पृथ्वी के टेम्परेचर को रोकने का क्षमता रखती है। तो इसका अमाउंट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट वातावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगी, पृथ्वी की जितनी भी हीट है ना, ऊष्मा है, उसको रोक के वापस कहाँ पर भेज देती है, पृथ्वी के पास भेज देती है। जिसकी वजह से देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो कुल मिला के जो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आपको देखने को मिल रही है, इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। बाकी नाइट्रोजन ये वायुमंडल में सबसे अधिक तो पाई जाती है, 78% पाई जाती है, लेकिन ये ऊष्मा को नहीं रोकती है। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ये श्वसन के लिए आवश्यक है, ये ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है। ठीक है। और ये जो सल्फर है इसका कोई मेन प्रभाव नहीं पड़ता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से, शैवाल एवं जीवाणु से। बताइए जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन किससे बने होते हैं? तो हम सभी को पता है कि लाइकेन क्या है, लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीवी संबंध को बताता है। किसको बताता है, सहजीवी संबंध को बताता है। लेकिन सहजीवी में ये किसके किसके सहजीवी संबंध को बताता है, तो ये बताता है कवक और शैवाल के, किसके, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को बताता है। जिसमें जो कवक होता है, कवक का काम क्या होता है, कवक का काम होता है क्या करना, जो जल है, खनिज लवण है, उनको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। इनको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। यानी जितने भी ये जो एल्गी हैं, एल्गी किसके नीचे सुरक्षित रहते हैं, कवक के नीचे सुरक्षित रहते हैं। यानी ये शैवाल जो कवक होता है, शैवाल को क्या करता है, घर प्रदान करता है, रहने के लिए घर देता है। और बल्कि जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, एल्गी क्या करता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। एल्गी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएगा, और भोजन बना के किसको देता है, कवक को देता है। यानी कवक शैवाल को घर दिया, रहने के लिए छाया दिया, और शैवाल क्या करता है, बदले में कवक को भोजन देता है, और ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए जो लाइकेन होता है, लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक सरल रेखा में संचारित होता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत कम है, या सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो प्रकाश होती है वो सरल रेखा में गति करती है, इसका मेन रीजन क्या है। देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, और प्रकाश एक प्रकार की तरंग है तो इसका कुछ न कुछ तरंग दैर्घ्य भी होता है। लेकिन जो प्रकाश होता है इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻7 मीटर के बराबर लगभग होता है। और जब कोई तरंग है उसका तरंग दैर्घ्य
दैर्घ्य और जो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है उसके तुलना में अगर बहुत छोटा है तो जो विवर्तन होती है ना, प्रकाश में विवर्तन की घटना होती है कि नहीं होती है? क्या होती है? विवर्तन की घटना होती है। तो अगर प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो जो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है उससे अगर बहुत कम है तो जो विवर्तन की घटना है वो भी क्या होती है? बहुत कम होती है। अब जब विवर्तन की घटना ही बहुत कम होगी तो जो प्रकाश होता है वो बाधा, जितने भी बाधा होती हैं उनके किनारों पर जाके मुड़ता नहीं है, बल्कि क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता रहता है। इसीलिए जो प्रकाश है वो सरल रेखा में संचारित होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। तरंग दैर्घ्य बहुत कम होने की वजह से इसमें विवर्तन की घटना बहुत कम होती है, यानी इसमें विवर्तन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में संचारित होता हुआ दिखता है। यह सूक्ष्म कणों से निर्मित है, ये इसका मेन कारण नहीं है कि प्रकाश सीधी रेखा में इसलिए चलता है क्योंकि वो सूक्ष्म कणों से निर्मित है, ये इसका मेन कारण नहीं है। वेग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सीधे या टेढ़ा चलने में, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में अपने दैनिक भोजन में किसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए? वसा की, प्रोटीन की, विटामिन की या फिर खनिज लवण की? बताइए किसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए? तो देखिए, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या करता है? वृद्धि और मरम्मत करने का काम करता है, वृद्धि करेगा और जितने भी टूटे फूटे ऑर्गन हैं उनकी मरम्मत करने का काम करता है। ठीक है, विटामिन क्या करता है? विटामिन हमको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। खनिज लवण भी हमारे लिए गर्मियों में बहुत अधिक जरूरी होते हैं, क्योंकि जो गर्मी में पसीना निकलता है ना, इसमें बहुत सारे खनिज लवण का लॉस हो जाता है, इसलिए इनकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा गर्मियों में होती है। लेकिन जो वसा है, वसा के पाचन और उपापचय के दौरान, यानी जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो शरीर में बहुत अधिक क्या होती है? ऊष्मा रिलीज होती है। जब भी वसा का डाइजेशन होता है तो इससे बहुत अधिक हीट उत्पन्न होती है। तो गर्मी के मौसम में शरीर पहले से ही गर्म है, देखिए गर्मी है तो शरीर पहले से ही गर्म है, और अगर आप ज़्यादा वसा कंज्यूम करते हैं तो जब भी उसका डाइजेशन होगा, यानी जब भी उसका पाचन होगा, तो डाइजेशन में और अधिक ऊष्मा निकलेगी, यानी और अधिक क्या होगी? हीट उत्पन्न होगी। अब जब और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उससे क्या लगेगी? मनुष्य की और गर्मी महसूस होगी, उसको और ज़्यादा गर्मी लगने लग जाएगी। इसीलिए गर्मी के टाइम में बोलते हैं ज़्यादा तला भुना, अधिक तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फल खाना चाहिए। क्यों बोलते हैं कि गर्मी में आप सिंपल खाओ, खिचड़ी खाओ, दाल खाओ, दलिया खाओ? ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें ज़्यादा फैट नहीं होता है, और फैट नहीं होगा तो पाचन के टाइम पे ज़्यादा ऊष्मा नहीं उत्पन्न होगी, और ऊष्मा नहीं उत्पन्न होगी तो हमको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक होते हैं रेखीय बहुलक, मुलायम या गर्म करने पर पिघलने वाले, प्लास्टिक जिसे ऐच्छिक आकृति ढाला जा सके, उपरोक्त सभी। बताइए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ना, ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, यानी ऐसे बहुलक होते हैं जो कि कैसे होते हैं? रेखीय होते हैं। रेखीय मतलब कि बहुत ज़्यादा शाखा वाले बहुलक नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल एक स्ट्रेट लाइन वाले रेखीय बहुलक होते हैं। और बाकी ये कैसे होते हैं? ये जब इनको गर्म किया जाता है ना, तो ये कैसे हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पिघल जाते हैं या फिर मुलायम हो जाते हैं। और ठंडा करने पे, जब भी इनको ठंडा किया जाएगा ना, तो ठंडा करने पे ये वापस से कैसे हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। अब ये गर्म करने पे पिघल जाते हैं, तो पिघलने के बाद हम इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी आकार में इसको हम ढाल सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसे बहुलक होते हैं जो कि रेखीय भी हों, गर्म करने पे पिघल जाएं यानी मुलायम भी हो जाएं, और इसको हम किसी भी आकार में ढाल के ठंडा करेंगे तो वापस से ये उसी आकार में कठोर हो जाएंगे। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। और इसके थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल में आ जाएगा पॉलीथीन। क्या आ जाएगा? पॉलीथीन आ जाएगा। उसके अलावा पीवीसी है, और उसके अलावा पॉलीस्टीरीन, ये किस में आ जाएगा? थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल में आ जाएगा। थर्मो प्लस प्लास्टिक, थर्मो मतलब है गर्म करो, और प्लास्टिक मतलब क्या है? कि आकार बदलो। ठीक है, यानी जिसको हम गर्म करके अपने इच्छानुसार किसी भी शेप में बदल सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो गर्म करने पे पिघलता नहीं है, यानी कठोर ही बना रहता है। कठोर बना रहता है, इसलिए उसको हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी आकार में नहीं ढाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी लोलक को हम द्रव से भरे बर्तन में लटका देते हैं तो उसमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? लोलक पहले की तरह गतिमान रहेगा, लोलक थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, लोलक काफी समय तक दोलन करता रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मान लीजिए जैसे ये है, एक टब है, इस टब में क्या डाला है? पानी डाला है, इस टब में एक द्रव भरा है। अब यहाँ पे क्या है? हम एक लोलक को लटकाते हैं। अब ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे गति करेगा। क्या करेगा? ऐसे अप्स एंड डाउन ऐसे गति करेगा। अब जब गति करेगा
बाद देखिए जब भी हम पानी में हम खुद चलते हैं तो हमको ऐसा लगता है ना कि पानी हम पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। जैसे आप नॉर्मल ज़मीन पे दौड़ सकते हैं, क्या वैसे पानी में दौड़ सकते हैं? इसलिए नहीं दौड़ सकते कि जो एयर है, एयर कम दाब लगाती है, एयर हम पे कम बल लगाती है। जबकि जो पानी होता है, पानी क्या होता है, हम पे ज़्यादा फोर्स लगाता है। पानी क्या करता है? ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो जब भी हम लोलक को पानी में डालेंगे और लोलक जब गति करेगा तो उस टाइम पे जो पानी है, पानी भी कोई विरोधी बल लगाएगा। यानी जब लोलक इस डायरेक्शन में जाएगा तो पानी क्या है, इसमें बल लगाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी ऊर्जा है वो हर एक गति में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जब उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, जैसे आपको ही हम बोले कि चलो नदी में दौड़ो या कोई भी कहीं भी पानी भरा है, हम आपको बोल रहे हैं चलो उसमें दौड़ो, तो कुछ देर तक तो आप क्या करेंगे, तेजी से दौड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि पानी भी आपके ऊपर विरोधी बल लगा रहा, आपके ऊपर एक विपरीत बल लगा रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। और एनर्जी कम होते होते एक टाइम पे इतनी एनर्जी कम हो जाएगी कि आप जाके रुक जाएंगे। सेम टू सेम बेचारे लोलक के साथ होता है, ये भी पानी में गति करता है, लेकिन गति करते करते इसमें बल लगता है। इस बल को हम बोलते क्या है, हाँ, तो इस बल को हम बोलते हैं श्यान बल, या फिर विस्कस फोर्स बोलते हैं, या फिर द्रव प्रतिरोधी बल भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो लोलक है उसकी ऊर्जा खत्म होती जाती है। यानी उसकी ऊर्जा क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, और लोलक थोड़ी देर के बाद आके क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, पहले की तरह गतिमान रहेगा, नहीं। विरोधी बल लगेगा तो पहले की तरह गतिमान नहीं रहेगा। काफी समय तक दोलन करेगा, ऐसा नहीं है। विरोधी बल लगेगा तो कुछ समय बाद वो जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उपरोक्त में से कोई होगा नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला प्रश्न है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, फिटकरी एक पूर्तिरोधी है, फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। देखिए जो फिटकरी होती है ना, फिटकरी में एक कसैला पदार्थ होता है, यानी इसमें एक कसैला गुण होता है। अभी जो कसैला गुण होता है फिटकरी का ना, ये क्या करता है, जब भी आप इसको घाव में लगाएंगे तो घाव में पड़ेगा, तो घाव में जो यानी रक्त के जितने भी प्रोटीन होंगे, घाव से रक्त निकल रहा, यानी जो चोट लगी है वहां से ब्लड निकल रहा। अब ब्लड में प्रोटीन तो मौजूद होंगे ना, तो ब्लड के इस जितने भी प्रोटीन हैं, इसके कसैले गुण के कारण वो कैसे होने लगते हैं, कोएगुलेट होने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं, कोएगुलेट, यानी स्कंदित होने लगते हैं, जिससे फाइनली जो क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है, यानी क्लॉट क्या होता है, जम जाता है, और ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग की प्रक्रिया रुक जाती है। तो कुल मिला के जो फिटकरी है, फिटकरी में कसैला गुण होता है, जिसकी वजह से जब भी उसको घाव में लगाते हैं तो रक्त के सारे प्रोटीन को कोएगुलेट यानी स्कंदित कर देती है, रक्त का थक्का बन जाता है, और ब्लीडिंग की प्रोसेस क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो फिटकरी घाव के आसपास तापमान का कोई जिक्र नहीं है। पूर्तिरोधी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि फिटकरी क्या है, जीवाणु रोधी पूर्तिरोधी है, ठीक है। ये केवल घाव के ढक लेने से, ऐसे नहीं कि फिटकरी ढक दिए तो अब ब्लीडिंग रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। फिटकरी में जो कसैला गुण है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन को कोएगुलेट कर देती है, इसलिए रक्त का थक्का बन जाता है, और इसीलिए क्या हो जाता है, रक्तस्राव रुक जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचरण नहीं करता, फ्यूज्ड NaCl, ठोस NaCl, ब्राइन विलियन, या फिर कॉपर। बताइए कौन है जो कि उसका विद्युत का संचरण नहीं करता, यानी विद्युत का कुचालक है। तो देखिए विद्युत या फिर ऊष्मा दोनों को संचरण करने के लिए, खासकर विद्युत के संचरण करने के लिए फ्री आयंस होना बहुत जरूरी है। फ्री आयंस मतलब मुक्त आयन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होना, मुक्त आयन होना बहुत जरूरी है। जिसमें मुक्त आयन नहीं होगा वो क्या करेगा, विद्युत का संचरण नहीं कर पाएगा। तो देखिए जो फ्यूज्ड NaCl है, फ्यूज्ड NaCl, इसमें स्वतंत्र आयन होते हैं, इसलिए ये क्या करता है, विद्युत का संचरण करता है। ब्राइन विलियन, ब्राइन विलियन मतलब क्या होता है, NaCl का जलीय विलयन, इसका क्या है, जलीय विलयन। अब ये जलीय विलयन है तो इसमें जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र होने की वजह से ये भी विद्युत का संचरण कर लेंगे। कॉपर जो होता है, कॉपर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कॉपर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये क्या करता है, विद्युत का संचरण कर लेता है। लेकिन जो ठोस NaCl होते हैं, ठोस NaCl, अब देखिए सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में है तो इसमें वैसे भी क्या है, आयन, मुक्त आयन नहीं होंगे, यानी जो इसके आयन हैं ये आपस में बंधे रहते हैं। अब बंधे रहते हैं तो इसमें कोई गति नहीं होती है, और गति नहीं होती है तो ये विद्युत का संचरण नहीं करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड ठोस आयन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये कैसे होंगे, कुचालक होंगे। कैसे होंगे, कुचालक होंगे।
उसके अलावा अगर द्रव में है और गैस अवस्था में है तो या फिर पिघली हुई अवस्था में है तो ये क्या करेंगे, ये चालन का काम करेंगे, यानी इस टाइम पे ये चालक होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ठोस NaCl हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह धातु जो अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ अपक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है कौन सी है, तांबा, लोहा, जस्ता, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्ट करती है उसको हम कहते क्या है, उस धातु को हम क्या कहते हैं, तो उस धातु को हम बोलते हैं उभयधर्मी धातु। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी या एम्फोटेरिक मेटल, उसको उभयधर्मी धातु बोला जाता है, जो कि अम्ल से भी रिएक्ट कर ले और क्षार से भी रिएक्ट कर ले। तो जिंक जो होता है, जस्ता जो होता है, ये ऐसी ही उभयधर्मी धातु होती है। जो जिंक है, जिंक जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ZnCl2 बना देता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। सेम जिंक जब 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Na2ZnO2 का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। इन्हें कुल मिला के जिंक चाहे अम्ल के साथ रिएक्ट करे चाहे क्षार के साथ भी मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस निकालता है। बाकी जो कॉपर है, कॉपर ये अम्लों के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। कॉपर क्या करता है, ये सामान्य अम्लों से हाइड्रोजन नहीं निकालता, रिएक्ट करे पर हाइड्रोजन नहीं निकालता है। आयरन अम्ल से हाइड्रोजन निकाल सकता है पर ये NaOH यानी क्षार के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड जिंक है। और एक चीज और यहाँ याद रखिएगा कि जिंक और एल्यूमिनियम दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवाश्म कैसे बनते हैं, जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाएं तथा फिर मिट्टी में दब जाएं, जंतु को परिमार्जित नष्ट कर दें, जंतुओं को सड़ा दिया जाए और या फिर जंतुओं को संरक्षित रखने से। बताइए जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल होते हैं, फॉसिल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए कोई पौधा या फिर जंतु मर जाए, पहले क्या हो जाए, कोई पौधा या फिर जंतु मर जाए, उसको फिर क्या करें, मिट्टी या फिर रेत में दबा दिया जाए। उसको क्या किया जाए, मिट्टी में दबाया जाए। फिर मिट्टी में दबाने के बाद साथ ही ऊपर और परतें उसमें जमा हो जाए मिट्टी की, और दबाव इतना ज़्यादा हो जाए कि कई वर्षों तक वो उसमें क्या रहे, पड़ा रहे। तो जो उसके अवशेष होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम जीवाश्म या फिर फॉसिल कहा जाता है। तो कुल मिला के कई वर्षों तक जो प्राकृतिक रूप से पौधे और जंतु मर जाते हैं उनको मिट्टी में दबाया जाए, उसके बाद जाके जीवाश्म का निर्माण होता है। तो केवल नष्ट कर देने से जीवाश्म नहीं बनते, सड़ा देने से तो उसके अवशेष ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर जीवाश्म कैसे बनेंगे। संरक्षित करने से भी जीवाश्म का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाएं, फिर उसको मिट्टी में दबा दिया जाए और लाखों वर्षों तक वो दबा रहे, जिससे फिर जीवाश्म का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में एक कारक नर तथा दूसरा कारक मादा से आता है। युग्मकों के निर्माण के समय दोनों कारक पृथक हो जाते हैं। जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है। बताइए मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था, ये प्रभाविता का नियम क्या बताता है। तो मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है ये बताता है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पौधों का संकरण किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये लंबे पौधे हैं और ये क्या हैं, छोटे पौधे या बौने पौधे हैं, जब इनका संकरण किया जाता है तो जो F1 पीढ़ी होती है ना, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। जैसे इनका संकरण किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल T स्मॉल t, फिर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल T स्मॉल t। ऐसे ये भी दोनों से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल T स्मॉल t, और फिर ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल T स्मॉल t। यानी कुल मिला के सब में कैपिटल T आ रहा है और कैपिटल T रहा है तो इसका प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा, इसका प्रभावी लक्षण हो जाएगा टॉल या फिर लंबा। इसका प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा, टॉल या फिर लंबा हो जाएगा। और अप्रभावी लक्षण क्या होगा, इसमें अप्रभावी लक्षण क्या होगा, तो अप्रभावी लक्षण हो जाएगा बौना। यानी जो बौना, अब F1 जो पीढ़ी है तो F1 पीढ़ी में सिर्फ क्या दिखाया, प्रभावी लक्षण को दिखा रहा है। तो बताइए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है, संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़ों में एक कारक नर तथा दूसरा कारक मादा से आता है, तो ये क्या बता रहा है, ये कारकों के माता पिता से
आने वाली की बात कर रहा है, ये प्रभाविता का नियम नहीं दर्शा रहा है। युग्मकों के निर्माण के समय दोनों कारक पृथक हो जाते हैं, ये पृथक्करण का नियम दर्शा रहा है। क्या बता रहा है? पृथक्करण का नियम। ये पृथक्करण का प्रभाविता का नियम नहीं बता रहा है। ठीक है यार, ये कोई नियम ही नहीं है कि एक गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ऐसा कोई मेंडल का नियम ही नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कि प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी गुण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बल रेखाओं के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, कुंडली के पदार्थ पर निर्भर करता है, चुंबक की चाल में परिवर्तन की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होता है? तो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है, और इसके अनुसार क्या होता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चुंबकीय फ्लक्स के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? चुंबकीय फ्लक्स के। अब देखिए, इसको अगर आप बिल्कुल आसान भाषा में समझिए तो क्या है कि जब मान लीजिए कोई कुंडली है, क्या है ये? कोई कुंडली है। कुंडली यानी कॉइल के पास अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं? हिलाते हैं, तो जो कुंडली है इसमें एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं EMF यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो बनेगा, जितना तेज चुंबकीय बल रेखाएं बदलेंगी उतना ही ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। यानी जो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ही ज्यादा जितना ही जल्द फ्लक्स बदलेगा, जितना ही जल्दी ये बदलेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा या फिर उत्पन्न होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती है? नहीं, परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती है। बल रेखाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स या फिर बल रेखा, इसको बल रेखा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बल रेखा। ये चुंबकीय फ्लक्स या फिर बल रेखा में जो परिवर्तन हो रहा है, उसी के दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो E इक्वल टू क्या होता है? D फाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाई को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, अपॉन dt होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, छानने की विधि का प्रयोग किसके पृथक्करण में किया जाता है? एक अविलेय ठोस को अन्य से, दो अमिश्रणीय द्रव को, या एक द्रव से अविलेय ठोस को, या फिर दो मिश्रणीय द्रव को। बताइए, जो छानने की विधि होती है, फिल्ट्रेशन मेथड होता है, ये किसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है? तो फिल्ट्रेशन मेथड तब उपयोग होता है जब कोई सॉलिड और कोई लिक्विड आपस में मिले हों। कोई सॉलिड और कोई लिक्विड आपस में मिले हों, और ये कैसे हों? अमिश्रणीय हों, यानी अविलेय हो। जो सॉलिड हो वो लिक्विड में अविलेय हो, तब जो छानने यानी फिल्ट्रेशन मेथड है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पानी प्लस रेत, पानी और रेत का जो घोल होता है, उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से क्या करते हैं? अलग करते हैं। चाय और चाय की पत्ती, चाय प्लस चाय पत्ती, ये तो कॉमन है, इसको भी हम छानने वाली विधि से अलग करते हैं। तो देखिए, एक अविलेय ठोस को अन्य से, या अगर दो ठोसों को अलग करने की बात की जाए तो दो ठोसों के लिए छानने यानी फिल्ट्रेशन मेथड नहीं यूज होगा। इसके लिए क्या मेथड यूज होगा? चुनना, या फिर इसको हैंड पिकिंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुनना विधि, इसके लिए, जिसको हम हाथ से चुन चुन के अलग कर सकते हैं। दूसरा है दो अमिश्रणीय द्रव। दो अमिश्रणीय द्रव में क्या क्या आ जाएगा? जैसे तेल प्लस पानी, ये दोनों द्रव भी हैं और दोनों एक दूसरे में मिश्रित भी नहीं होंगे। तो इसको अलग करने के लिए कीप मेथड, या जो पृथककारी कीप होता है, उसका उपयोग किया जाता है, फनल का उपयोग किया जाता है। अब है एक द्रव से अविलेय ठोस को, तो यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे पानी क्या है? द्रव है, और अविलेय ठोस क्या हो जाएगा? रेत। तो इनको अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। और दो मिश्रणीय द्रव को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा? आशवन विधि का उपयोग किया जाएगा। जैसे पानी और प्लस क्या हो जाएगा? एल्कोहल। पानी क्या हो जाएगा? पानी और प्लस एल्कोहल। और पानी एल्कोहल को आशवन विधि से क्यों अलग किया जाता है? क्योंकि आशवन विधि में क्या है? क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर क्या किया जाता है? दो द्रवों को अलग किया जाता है। जैसे जो एल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लगभग कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो एल्कोहल पहले इवेपोरेट हो जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस में ही, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस में इवेपोरेट होगा। इससे क्या है, जो पानी है वो एल्कोहल है, वो अलग अलग हो जाएंगे। और इसी विधि को हम क्या बोलते हैं? आशवन विधि या डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है,
बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनाते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, यह सस्ता होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए जो टंगस्टन है, ये बल्ब में, इसके बल्ब के फिलामेंट में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो टंगस्टन है ना, टंगस्टन की जो क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट होती है, गलनांक होता है, वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। लगभग टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 3400 डिग्री सेल्सियस अगर इसको टेम्परेचर दिया जाता है, इससे ज़्यादा दिया जाएगा तब जाके ये पिघलेगा, नहीं तो नहीं पिघलेगा। तो देखिए जो अगर प्रतिरोध नगण्य होता तो ये टेम्परेचर कैसे वो करता, प्रतिरोध अगर नगण्य होता, प्रतिरोध से ही तो ऊष्मा निकलती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे पता चलता। ठीक है, सस्ता है ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत उच्च होता है, इसीलिए टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है, बल्ब का फिलामेंट या फिर जो क्या बोलते हैं उसको तंतु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है और बहुत गर्म होने पर भी ये नहीं पिघलता है, यानी प्रतिरोध तो इसका अच्छा होता है, लेकिन बहुत गर्म हो जाने के बाद भी, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस गर्म होने के बावजूद भी ये क्या होता है, नहीं पिघलता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव किस दिशा में रुकेगा। उत्तर पूर्व दिशा में ठहरता है, दक्षिण उत्तर दिशा में ठहरता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में ठहरता है, या उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ये तो हम सभी को पता है, इस प्रश्न का आई थिंक आंसर सभी को पता होगा कि अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय फील्ड में लटकाते हैं या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हम लटकाते हैं, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये हमेशा किस दिशा में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। किस दिशा में ठहरेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में, जिसकी वजह से जो चुंबक का नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ रहेगा और साउथ पोल किस ओर रहेगा, साउथ की तरफ रहेगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन एवं ऑक्सीजन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई क्या जाती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% होती है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 21% है। फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03 से लगभग 0.04% तक है। तो वायुमंडल में जो ट्रोपोस्फियर है, यानी जो सबसे निचला वायुमंडल है जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मुख्यतः गैस पाई जाती है ना, वो कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है, स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, समान ताप पर उबलने वाला मिश्रण, भिन्न ताप पर उबलने वाला मिश्रण, दो ठोसों का मिश्रण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। तो देखिए स्थिर क्वाथी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसको अगर हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी एक अगर हम स्थिर तापमान पे, स्थिर टेम्परेचर पे उसको हम गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, स्थिर तापमान पे, एक निश्चित तापमान पे उबलता है। और उबलते समय जिसके उसके जितने भी घटक होते हैं, जब भी उसको हम उबालते हैं एक निश्चित तापमान पे, तो उबलते समय उसके जितने भी घटक होते हैं उसका जो अनुपात होता है, उसका अनुपात बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, एकदम वही बना रहता है। जैसे कि इथाइल अल्कोहल और जल का कुछ अनुपात वाला मिश्रण, अगर इसको हम एक निश्चित टेम्परेचर या एक कांस्टेंट टेम्परेचर से गर्म करते हैं, तो इसके जो घटक हैं इसका अनुपात बिल्कुल भी उसी तरह समान बना रहेगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कि समान ताप पर उबलने वाला मिश्रण क्या कहलाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। भिन्न ताप नहीं, दो ठोस नहीं, क्या होगा, समान ताप पे उबलने वाला मिश्रण, यानी एक निश्चित तापमान पे, एक स्थिर तापमान पे उबलने वाला मिश्रण, और उबलते समय उसके जो घटक है उसका अनुपात भी चेंज ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम नए प्रश्न थे और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप क्लास को जरूर लीजिएगा और उसके बाद आप लास्ट में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए हैं। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।